हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप भी चाहते हैं 10वीं कक्षा में 400 से ज़्यादा नंबर लाना, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है बिंदु a, b और -a, b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक आसान फार्मूला होता है, वह होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो वही में होता है प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भाई साहब x1 और y1 का मान हम सभी कहाँ से लाएंगे? तो देखिए, ये हो जाएगा x1 का मान, तो दूसरा हो जाएगा y1 का मान। इसमें होगा ये x2 का मान, तो दूसरा हो जाएगा y2 का मान। तो हमें चाहिए x2 का मान, तो x2 का मान यहाँ से देख लीजिए, -a दे रखा है तो आप -a लिखेंगे। -x1 का मान, तो दोस्तों x1 का मान a है तो हम यहाँ पे a लिखेंगे, इसका कर देना है स्क्वायर। उसके बाद में प्लस में है y2 का मान, तो y2 का मान देख लीजिए -b है तो अभी यहाँ पे -b लिखेंगे। उसके बाद में y1 का मान, तो y1 का मान केवल b है तो हम यहाँ पे b लिखेंगे, इसका भी कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद में मैथ का नियम कहता है किसी भी संख्या के पहले माइनस हो और बाद में माइनस हो, तो वैसे स्थिति में दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं लेकिन लिखते हैं माइनस में, तो -a और -a मिलकर ये -2a हो जाएगा, इसका कर देना है स्क्वायर। उसी प्रकार से -b और -b मिलकर -2b हो जाएगा, इसका भी कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद में जरा ध्यान दीजिएगा, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में हमारा 4 कॉमन मिल रहा है तो हम यहाँ से 4 को कॉमन करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि 4 का वर्गमूल 2 होता है तो रूट से 2 निकाल देंगे और रूट में केवल बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो √a² प्लस b स्क्वायर ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, अतः क्वेश्चन नंबर ए का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटनट ऐप। आपको जिस भी सवाल में डाउट हो उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब अपना पूछिए, अनलिमिटेड डाउट, अनलिमिटेड सवाल, कहीं भी कभी भी। चाहे आपका सवाल कक्षा 6ठी से 12वीं, नीट, IIT, JEE या फिर CBSE, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य स्टेट बोर्ड का हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पे। साथ ही डाउटनट पे चल रही है कक्षा 6ठी से 12वीं, IIT, JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आ रहे हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनट ऐप को इंस्टॉल करो और अपनी डाउट को भगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 4 sin 18 डिग्री इंटू सेक 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि सबसे पहले 4 दिया गया तो हमने 4 लिखा, साइन 18 डिग्री दिया गया है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन इंटू 90 डिग्री में से यदि हम 18 डिग्री घटा देंगे तो जाहिर सी बात है 72 डिग्री आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 72 डिग्री लिखेंगे। इंटू में दिया गया सेक 72, इसे हम सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 4 को 4 लिखेंगे। अब साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, तो आपने फॉर्मूला याद किया होगा तो मालूम होगा cos थीटा होता है और थीटा का मान यहाँ पे 72 डिग्री है तो हम 72 डिग्री लिखेंगे। फिर इंटू में दिया गया सेक 72, इसे भी लिखना होगा सेम टू सेम, सेक 72 डिग्री का सेक 72 डिग्री। उसके बाद में क्या करेंगे 4, आप सभी को मालूम होगा कि cos थीटा गुने सेक थीटा का मान 1 होता है, तो इतना के बदले में हम आसान तरीके से 1 लिखेंगे फॉर्मूला के अनुसार। अब 4 में 1 से ना करेंगे तो 4 ही ना होगा जी, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 4। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वृत्त के मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, इसके व्यास से कोई भी एक रेखा हम व्यास ऐसे खींच लेते हैं, इसके किनारों से जो आपस में जो रेखा खींची जाती है, ये एक प्रमेय भी है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा समानांतर होती है। ठीक है जी, क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, समानांतर होती है। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्शिका पी और पीबी खींची गई है। यदि पीए की लंबाई 8 सेमी है तो पीबी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, किसी बाह्य बिंदु से यदि मान लेते हैं कि अगर पी है,
यहाँ से इस वृत्त पर पी ए और पी बी इस प्रकार से हम लोग इसका नाम ए और दे देते हैं। पी ए और पी बी रेखा खींची जाएगी। ए का लंबाई यदि 8 सेमी दिया गया है तो हमसे पूछा गया है पी बी की लंबाई बताइए। तो आप एक प्रमेय को याद किए होंगे तो मालूम होगा कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। ठीक है जी। इसे हमें ये पता चल रहा है कि एक स्पर्शरेखा की लंबाई यदि 8 सेमी दिया गया है तो दूसरा स्पर्शरेखा की लंबाई भी कितना होगा, 8 सेमी ही होगा। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 8 सेमी। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है यदि एक बिंदु P और O केंद्र वाला किसी वृत्त पर P और PB के स्पर्शरेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पे झुकी है तो कोण POA बराबर क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमें एक वृत्त की रचना कर लेनी होगी। ठीक है जी। आप कहता है बिंदु P से O केंद्र वाला, इस वृत्त का जो केंद्र है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग O है और किसी बाह्य बिंदु से लिया गया बिंदु क्या है तो P है। यहाँ से एक स्पर्शरेखा है जिसका नाम पी ए रखा गया है, एक और स्पर्शरेखा है जिसका नाम पी बी रखा गया है। इसमें एक कोण का मान देखिए, यहाँ पे जो एक कोण है ना जी 60 डिग्री दिया गया है। अब हमें ज्ञात करना है ये वाला कोण। ठीक है जी। तो ये वाला कोण तो आप सभी को मालूम है 90 डिग्री होता है। यानी हम आसानी तरीके से बना सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण ओ ज्ञात करना है तो कोण ओ लिखेंगे, कोण पी का मान दिया गया तो कोण पी लिखेंगे। ये तीनों कोणों का योगफल कितना होता है जी 180 होता है। आप सभी को मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ए का मान ये समकोण था तो हम 90 डिग्री मानेंगे यानी 90 डिग्री लिखेंगे। कोण ओ का मान हमें प्राप्त नहीं है, यही तो हमें ज्ञात करना है तो कोण ओ की जगह पे कोण ओ लिखेंगे। कोण पी का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 डिग्री दिया गया तो 60 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद में 180 का सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में यदि हम 60 में 90 को जोड़ देंगे तो ये 150 प्लस कोण ओ हो जाएगा और बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। इसे हम सभी ऐसे भी बना सकते हैं कि यदि हम कोण ओ बराबर लिखते हैं 180 डिग्री तो यहाँ पे जो 150 डिग्री प्लस में आप देख पा रहे हैं बराबर की तरफ जाकर माइनस में 150 डिग्री हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि 180 में से यदि आप 150 घटा दीजिएगा तो मात्र बचेगा 30 डिग्री और 30 डिग्री ऑप्शन बी में दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के परिधियों का अनुपात क्या होगा। आप सभी को बता दें यहाँ पे जो वृत्त का त्रिज्या जो आर होता है दूसरे बार हमें आर का आधा कर देना है। अब हमें परिधि का अनुपात ज्ञात करना है। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है और इसका अनुपात ज्ञात करना है तो बट्टे में लिखना होगा 2 पाई और अब त्रिज्या को हमें आधा कर देना होगा। तो ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा और आर से आर ये एक मरतबे कटेगा। तो ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 1। यदि इसे हम अनुपात में चेंज करेंगे तो ये 2 अनुपात 1 हो जाएगा। तो 2 अनुपात 1 ऑप्शन बी में दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन 6 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है तो इसके त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा। मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो 100% पूछा जाता है और आपके भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक जरूर रहेगा। जब भी आपसे एक एग्जाम पेपर में रहेगा यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाएगा ना तो जाहिर सी बात है त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा, त्रिज्या का अनुपात दिया जाएगा तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया जाएगा। तो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाए और त्रिज्या का पूछा जाए तो केवल उसमें रूट लगा दीजिएगा। ठीक है जी। यानी 4 में रूट लगा दीजिएगा और 9 में भी रूट लगा दीजिएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है यानी 2:3 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि इस क्वेश्चन में त्रिज्या का अनुपात दे दिया जाता और हमसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया जाता ना तो उसमें हम स्क्वायर करते यानी 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81 कर देते। इस प्रकार से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। कहता है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी और 3 सेमी है तो इन वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 में परिबद्ध का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है यानी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे तो देखिए पाई आर स्क्वायर कर देंगे, एक बड़ा स्क्वायर कर देते हैं, माइनस में कर देंगे पाई और आर का पहचान करने के लिए छोटा का स्क्वायर कर देते हैं। दोनों में यहाँ से पाई कॉमन मिल रहा है तो दोस्तों पाई को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे आर का जो मान है कितना है जी 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद में पाई यहाँ से कॉमन हो गया है, केवल बचा है आर का स्क्वायर। तो छोटा आर का मान यहाँ पे 3 दिया गया है तो हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। अब हमें पाई का मान बैठा देना है 22/7 का 22/7 और 16 में से यदि हम 9 घटा दें तो 7 हो जाएगा। ठीक है जी।
अब 7 से 7 यदि हम कटा देते हैं तो प्राप्त संख्या 22 हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखते हैं। कहते हैं कि एक घन का आयतन 125 सेमी क्यूब है, तो इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6 गुने भुजा का स्क्वायर होता है ना जी। तो यहाँ पे इस कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बनाने के लिए हमें भुजा का मान चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में तो आयतन दिया गया है। तो सबसे पहले हम भुजा ज्ञात करेंगे। भुजा ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला क्यू रूट अंडर आयतन होता है, क्यू रूट अंडर आयतन होता है। तो हम क्या करेंगे, आयतन का जो मान दिया गया है वो रूट में लिख लेंगे। जैसे 125 दिया गया तो 125 को लिखेंगे। 125 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 जाएगा। अब ये जो क्यू है तो क्यू 3 को जोड़ा लगने के बाद रूट से बाहर निकल जाता है, यानी भुजा का मान हमारा 5 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 6 गुने भुजा का स्क्वायर करेंगे। भुजा का मान यहाँ पे 5 दे रखा है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब 6 गुने 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 जाएगा। आप सभी को बता दें कि 25 में 6 से ना करते हैं तो 150 सेमी स्क्वायर हो जाता है। 150 सेमी स्क्वायर ऑप्शन डी में दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन 9 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 कहता है 6 सेमी भुजा वाले घन में से 3 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है। ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्व करने का आसान तरीका, पहले भुजा का हम आयतन क्या करेंगे, अनुपात में कर देंगे दूसरे भुजा वाले घन का आयतन। यानी हम घन का अगर 6 सेमी भुजा वाले घन का आयतन क्या करेंगे तब भुजा का क्यू होता है। इसे हम भुजा का क्यू ना लिखकर 6 गुने 6 गुने 6 यानी 3 बार लिख सकते हैं। उसके बाद है दूसरे घन का भुजा 3 सेमी है तो इसको भी हम 3 बार लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, ये 2 मरतबे कटेगा, 3 दूनी 6, ये भी 2 मरतबे कटेगा, 3 दूनी 6, ये भी 2 मरतबे कट जाएगा। तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 पावर 3 हो गया है। या इसे हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब 8 होगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखिए। कहता है कि समांतर श्रेणी एपी रूट अंडर 2 रूट अंडर 8 रूट अंडर 18 रूट अंडर 32 का सारवंतर क्या होगा। देखिए सारवंतर कहते किसे हैं, तो दूसरे पद और पहले पद को अंतर को ही सारवंतर कहते हैं, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। इसका आसान फॉर्मूला a2 माइनस a1 होता है। a2 का मान यहाँ पे रूट अंडर 8 है तो रूट अंडर 8 लिखेंगे। a1 का मान यहाँ पे रूट अंडर 2 है तो रूट अंडर 2 लिखेंगे। अब रूट अंडर 8 का हमें गुणनखंड करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे रूट अंडर 2 को रूट अंडर 2 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि डबल 2 का 1 2 हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, रूट में केवल यहाँ पे 2 बचेगा माइनस रूट अंडर 2। तो रूट अंडर 2 में से रूट अंडर 2 यदि आप घटा देंगे तो जाहिर सी बात है रूट अंडर 2 होगा, और रूट अंडर 2 ऑप्शन ए में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल 9 नंबर सवाल कहता है कि समांतर श्रेणी का पहला पद यानी ए का मान -2 दे रखा है, सारवंतर डी का मान 2 दे रखा है, तो तीसरा पद क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमें a3 का मान पूछा गया है। तीसरा पद ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला a + 2d होता है। तो दोस्तों यहाँ पे a का मान हमें चाहिए, a का मान -2 था, और 2 गुने d का मान, तो d का मान यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये -2 और 2 में 2 से ना कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -2 और +4 मिलकर आपका ये +2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में से रूट अंडर 2 किसके बराबर है। पहला ऑप्शन में दिया गया साइन 60 डिग्री, और साइन में 60 डिग्री का मान रूट अंडर 3/2 होता है, तो ये तो गलत हो गया। बी में दिया गया साइन 45 डिग्री का मान, इसका भी मान 1/√2 के बराबर होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। साइन 30 का मान दोस्तों 1/2 होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी में दिया गया 1/sin 45 डिग्री का मान, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। अब ये है बड़ा वाला गुना, बड़ा वाला बटा, इसे हमें गुना में चेंज करना होगा। तो गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला √2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला 1 नीचे आ जाएगा, 1 से 1 कटा देंगे तो प्राप्त संख्या √2 होगा। तो √2 किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/sin 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल 52 को देखिए कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे 52 का सही जवाब क्या होगा जी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। उसके बाद में अगला सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है। ठीक है जी, इसका सही बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए उभयलिंगी जंतु कहते किसे हैं, तो जिन जंतुओं का लिंग के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है,
तो ऐसे जंतुओं को उभयलिंगी जंतु कहा जाता है। जैसे केचुआ हो गया। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग है। तो अवशेषी अंगों की बात करेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अपेंडिक्स जो है यह एक अवशेषी अंग है। उसके बाद में अगला सवाल पार्टिसिपेंट को देख लीजिए कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो दोस्तों चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा और चड्ढी प्रसाद यादव के द्वारा उत्तराखंड में चलाया गया एक आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना था। ठीक है जी। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे होगा। तो वन संरक्षण से हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल 56 को देखिए कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किन के फलन होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के जो गुणधर्म है ना ये परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें को हम लोग आवर्त कहते हैं। और ये भी जान जाइए कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है तो वहीं पे वर्गों की संख्या 18 होती है। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 58 को देख लीजिए। दोस्तों अगला सवाल 58 कहता है कि लोहे के फ्राइंग पैन में जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो यहाँ पे 58 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए जिंक की पर चढ़ाने की जो विधि है उपयुक्त मानी गई है। उसके बाद में है निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी तरीके से काटा जा सकता है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा सोडियम जिसका सांकेतिक चिन्ह Na होता है, जिसका लैटिन नेम नेट्रियम होता है। इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो 13 होता है। परमाणु संख्या की बात करें सॉरी इसका 11 होता है। परमाणु द्रव्यमान इसका 23 होता है। तो यहाँ पे सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से आसानी तरीके से काट सकते हैं। इसके बाद में कहता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत ही सिंपल सवाल है। उम्मीद है आप सभी इसका आंसर जानते होंगे कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। उसके बाद में पूछा जाएगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मधुमेह होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी होता है। और HIV वायरस जिसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, इससे कौन सा रोग होता है। तो एड्स होता है। उसके बाद में अगला सवाल 61 कहता है निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो दोस्तों याद रखिएगा वृद्धि हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसका स्राव पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा वृद्धि हार्मोन। उसके बाद में अगला सवाल 62 को देखिए कि अमीबा में अलैंगिक जनन की विधि द्वारा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 62 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अमीबा में अलैंगिक जनन की जो विधि होती है वे द्विखंडन विधि होती है। उसके बाद में अगला सवाल 63 को देखिए कि पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल देता है। बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट सवाल है। याद रखिएगा कि पुष्प में पाए जाने वाले एक अंडाशय भाग होता है जिसमें फूल से वो फल बन जाता है। ठीक है जी। और पुष्प में पाए जाने वाले न जनन अंग को क्या कहते हैं। तो पुमंग या पुंकेसर कहा जाता है। तो वहीं पे मादा जनन अंग को क्या कहते हैं। तो स्त्रीकेसर या ज्यांग कहा जाता है। उसके बाद में कहता है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित हुई धनावेशित कण जिसे अल्फा कण कहा जाता है किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी हो जाएगी। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में कहता है कि हमारी घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कौन सी होती है। तो याद रखिएगा 220 वोल्ट पे प्रत्यावर्ती धारा हमारी घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 65 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल 66 को देखिए कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का जो उपयोग है ये बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा बादलों वाले दिन। उसके बाद में अगला सवाल 67 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो यहाँ पे 67 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद में अगला सवाल 68 को देख लीजिए कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा होगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। याद रखिएगा देखिए यदि दर्पण के सामने किसी वस्तु को यदि हम रखते हैं सीधा तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, सीधा दिखाई पड़ता है। तो वह दर्पण या तो समतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है।
क्योंकि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये दोनों दो ऐसे दर्पण हैं जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित बनता है। और इसके बाद में कहता है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे 169 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी कार का अग्रदीप में पूछा जाए तो अग्रदीप में अवतल दर्पण होता है। साइड मिरर में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बहुत ही सिंपल सवाल है, याद रखिएगा कि हीरा एक ऐसा पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। उसके बाद में 71वां सवाल करता है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ये भी मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो वहीं पे अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या जी? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस पूछा जाएगा तो अवतल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस कब होगा? जब अभिसारी लेंस पूछा जाएगा। इसी प्रकार से दर्पण में जब भी पूछे जाएं तो इसका विपरीत हो जाता है। पूछा जाएगा कि किस लेंस को अपसारी दर्पण कहा जाता है, किस दर्पण को अपसारी दर्पण, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। और किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है तो अवतल दर्पण हो जाएगा। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है। तो देखिए चूने के पानी को दुधिया करने का काम कार्बन डाइऑक्साइड करता है, इसलिए क्वेश्चन 72 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 73 को देख लीजिए। है दोस्तों, अगला सवाल 73 कहता है कि टैर्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा टमाटर में टैर्टिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और ऑक्जेलिक अम्ल ये तीनों में से किसमें पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला सवाल देखिए कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaSO4 × 2H2O होता है। और यही जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का अवक्षय प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसका जो उपयोग है वो मनुष्य के टूटे फूटे हड्डियों को प्लास्टर करने में किया जाता है। अगला सवाल है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कराने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो चलिए इसका अभिक्रिया से हम लोग देख लेते हैं। जिंक कहता है तो हमने Zn लिखा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है जी। अब ये दोनों के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो Zn प्लस SO4 बन जाएगा। ये Zn प्लस SO4 बन गया और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे H2 जो गैस यहाँ पे निकलेगी। कहता है कि जब भी हम जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकल रही है दोस्तों, तो H2 यानी हाइड्रोजन गैस। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, H2 यानी हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में कहता है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो याद रखिएगा अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है, क्योंकि अमीबा कूटपाद के द्वारा भोजन को घेर कर खाद्य थाली में ले जाता है और वहाँ पे उपस्थित एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में कर देते हैं। अनपचा भोजन अमीबा के त्वचा के सतह से चिपक जाता है और पुनः बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण की क्रिया संपन्न होती है। और इसके बाद में कि कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है। तो यहाँ पे 177 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइपेज। उसके बाद में निम्नलिखित में से किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो हम आप सभी को बताए थे कि वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वहीं पे अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो अधिक ऊर्जा के बारे में बात की गई है, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा जी, तो ए हो जाएगा, यानी वायवीय श्वसन। मछली का श्वसन अंग क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा मछली का जो श्वसन अंग होता है उसे हम लोग गिल्स कहते हैं। मैट्रिक एग्जाम पेपर में इससे रिलेटेड 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि मच्छर का श्वसन अंग क्या होता है, तो ट्रैकिया हो जाएगा। मछली का श्वसन अंग तो गिल्स हो जाएगा। उसके बाद में पूछा जाएगा कि मेढक का या अमीबा का त्वचा अंग श्वसन अंग क्या होता है, तो त्वचा हो जाएगा। मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है, तो फेफड़ा हो जाएगा। ये सभी याद रखिएगा। तो मछली का पूछा गया है तो क्या हो जाएगा जी, गिल्स हो जाएगा। उसके बाद में कि एस्टोमाटा के खोलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो देखिए एस्टोमाटा को खोलने और बंद होने की क्रिया को जो नियंत्रित जो उस पर जिसका नियंत्रण स्थापित है वो क्या है जी, तो वह है द्वार कोशिकाएं। क्वेश्चन का सही जवाब से नहीं होगा। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 2 को देखिए कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, यूरोप।
उसके बाद में क्वेश्चन 3 को देखिए कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है। ठीक है जी, तो रूस में जो जार का अर्थ होता है वो रूस का सम्राट होता है, क्योंकि रूस के जो भी सम्राट हुआ करते हैं उन्हीं को जार कहा जाता था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, हिंद चीन क्षेत्र में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये 3 देश आते हैं। तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ऑप्शन सी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो याद रखिएगा, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित 1-2 सवाल और पूछे जाते हैं कि पूछे जा सकते हैं कि भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देखिए कि जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है। ठीक है जी, तो जनसंख्या का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा महानगर में होता है। जैसे महानगर बिहार का कौन सा है, तो पटना है। उसके बाद में कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है ये सन 1881 ईस्वी में पारित किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 8 कहता है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो याद रखिएगा, गिरमिटिया जो मजदूर है ना जी, वो अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, और ये सभी गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। और मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1926 ईस्वी में पारित किया गया था, यह भी याद रखिएगा। अगला सवाल इसमें 9 को देखिए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। तो याद रखिएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा जो है वो बदल दी थी। उसके बाद में अगला सवाल कहता है हमारा कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 10 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सन 1929 ईस्वी की बात है जब लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव को पारित किया गया था कांग्रेसियों के द्वारा। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 11 कहता है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र को स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा, भारत के तारापुर एक ऐसा स्थान है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, यहीं पे सबसे पहले परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र को स्थापित किया गया था। उसके बाद में कहता है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 का सही जवाब क्या होगा जी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस जो है ये पेट्रोलियम अर्थात पेट्रोल के साथ पाया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 13 कहता है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। देखिए, ऊर्जा के 2 रूप होते हैं, एक होती है पारंपरिक ऊर्जा, दूसरा होती है गैर पारंपरिक ऊर्जा। तो पारंपरिक ऊर्जा उसे कहते हैं जो इंसान नहीं बना सकता है, जैसे कोयला, विद्युत नहीं, यहाँ पे पेट्रोलियम, ये सभी की सभी क्या हो जाएगा जी, तो ये पारंपरिक हो जाएगा। लेकिन गैर पारंपरिक की बात करें तो वैसे ऊर्जा जो किसी अन्य ऊर्जा की सहायता से प्राप्त की जाती है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सभी के सभी ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 14 कहता है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो याद रखिएगा, भोपाल में बहुत ही बड़ा एक गैस त्रासदी हुआ था जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और भोपाल त्रासदी किस वर्ष हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 15 कहता है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 का सही जवाब क्या होगा जी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी ही सिंपल है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ठीक है जी, तो दोस्तों याद रखिएगा, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित चिड़ियाघर का नाम है जो पटना में स्थित है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, पटना। ठीक है जी।
उसके बाद में अगला सवाल 17 को देखिए कि मंदहार हिल किस जिला में स्थित है। तो याद रखिएगा मंदहार हिल जो है ये बांका जिला में स्थित है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि आप तमाम छात्रों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 18 कहता है कि उच्चवाच्य प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी लेहमान महोदय ने ही उच्चवाच्य प्रदर्शन करने के लिए हैस्यूर विधि का विकास किया था। उसके बाद में अगला सवाल हमारा कहता है सासाराम नगर का विकास किस युग में किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 19 का सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा, मध्य युग की बात है जब सासाराम नगर का विकास किया गया था। एक और सवाल पूछे जाते हैं कि सासाराम नगर में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है। तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 20 को देखिए कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या होता है। तो याद रखिएगा सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा जो माल है वो चूना पत्थर है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, चूना पत्थर। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 21 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 1959 ईस्वी की बात है जब भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी और भारत में जो पहला आम चुनाव किया गया था ये सन 1952 में हुआ था, जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तो वहीं पे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है। तो याद रखिएगा बिहार में पंचायती राज का जो स्वरूप है ना जी वो ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी है और जिला परिषद भी है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल 23 कहता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है जी, उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना ये खास करके 12th में पूछे जाते हैं कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल 24 कहता है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पे की गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत में सबसे पहले नगर निगम की जो स्थापना है वो चेन्नई में की गई थी। यहाँ भी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, चेन्नई। इसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 25 को देख लीजिए। हे दोस्तों क्वेश्चन 25 कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण है। ठीक है जी, तो संघ सरकार का जो उदाहरण है ना वो अमेरिका है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका। उसके बाद में अगला सवाल 26 कहता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन 26। आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा और चड्ढी प्रसाद यादव द्वारा मिलकर यह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले उत्तराखंड में की गई थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये था कि वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना। ठीक है जी, इस आंदोलन से जुड़े लोग तमाम लोग पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ काटने वाले को मारकर भगा दिया करते थे। तो पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया या चिपको आंदोलन किसने चलाया था। तो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा ने। और चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना। और चिपको आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था, तो उत्तराखंड से शुरू हुआ था। अगला सवाल 27 को देखिए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन का भी जो संबंध है ये भी पर्यावरण से है। और सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। तो याद रखिएगा मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा करना था। उसके बाद में अगला सवाल 28 कहता है सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा सन 2005 ईस्वी की बात है जब सूचना का अधिकार कानून को लागू किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 28 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सन 2005 ईस्वी में। उसके बाद में कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ये दोस्तों याद रखिएगा बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 को देख लीजिए। क्वेश्चन 30 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। पहला उसमें दिया गया सेवा क्षेत्र, मछली पालन, औद्योगिक क्षेत्र और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो
तो याद रखिएगा, मत्स्य पालन यानी मछली पालन को प्राथमिक क्षेत्र कह सकते हैं। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं औद्योगिक क्षेत्र। उसके बाद में क्वेश्चन 31 कहता है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है जी, इसका सही जवाब बताइए कि क्या क्या इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 31 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल का सही जवाब बताइए कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर तो मालूम ही होगा कि भारत में वित्तीय वर्ष आखिर कब होता है। ठीक है जी, तो भारत में वित्तीय जो वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 32 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 33 का सही जवाब बताइए कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 33 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सन 1868 ईस्वी की बात है जब दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उसके बाद में अगला सवाल 34 को देखिए कि मुद्रा के कार्य है जी, मुद्रा का जो कार्य है वो क्या क्या है। तो मुद्रा के कार्य मापन भी है, संचयन भी है और भुगतान भी है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। मुद्रा का कार्य इनमें से सभी है, मापन, संचय, भुगतान। उसके बाद में अगला सवाल 35 को देखिए कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत की वित्तीय जो राजधानी है ये मुंबई शहर को कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन 35 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई। उसके बाद में क्वेश्चन 36 का सही जवाब बताइए कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। आप सभी को बता दें यहाँ पे 36 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश ये 3 भारत के ऐसे राज्य हैं जो बीमारू राज्य की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। उसके बाद में अगला सवाल 37 कहता है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। आप सभी को बता दें, देखिए सबसे पहले समझिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते किसे हैं। तो वैसे कंपनी जो एक देश में नहीं बल्कि अनेकों देश में जाकर अपना व्यापार करती है, अपना बिजनेस को वहाँ पे बढ़ावा देती है। ठीक है जी, ऐसे कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। और बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तब फोर्ड मोटर्स है और सैमसंग तथा कोका कोला ये तीनों के तीनों कंपनियां एक देश में नहीं बल्कि अनेकों देश में अपना इकाई लगाती है, अनेकों देश में व्यापार करती है, इसलिए ये तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। लेकिन नया ऑप्शन डी में दिया गया संतोष, और संतोष एक बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। अगला सवाल 38 को देखिए कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा, सन 1986 ईस्वी की बात है जब भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई थी। इसलिए क्वेश्चन 38 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, सन 1986 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल 39 को देखिए कि महासागर की तली में होने वाला कंपन किस नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब बताइए जी कि क्वेश्चन 39 का क्या सही जवाब हो जाएगा। देखिए, महासागर के तली में यानी महासागर के सबसे निचले वाले भाग में यदि कंपन होता है उसे हम लोग सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सुनामी कहते हैं। और जो पृथ्वी में कंपन होता है उसे भूकंप कहते हैं। सुनामी की तीव्रता की माप सुनामीटर के द्वारा की जाती है, तो वहीं पे भूकंप की तीव्रता की माप रिएक्टर स्केल के द्वारा की जाती है। अगला सवाल क्वेश्चन 40 को देखिए कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। देखिए, इसका आंसर हालांकि 2 होता है। ठीक है जी, कौन कौन तो आइए बता देते हैं। मलबे के नीचे मान लेते हैं कि कोई अचानक कोई घर है जो गिर गया, उसमें बहुत सारे लोग दबकर मर गए। उन दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए जो यंत्र की मदद ली जाती है वह इंफ्रारेड कैमरा या प्रशिक्षित कुत्ता। यदि प्रशिक्षित कुत्ता ऑप्शन में रहेगा तो इंफ्रारेड कैमरा नहीं रहेगा, इंफ्रारेड कैमरा रहेगा ऑप्शन में तो प्रशिक्षित कुत्ता नहीं रहेगा। यहीं पे देखिएगा ना, तो दूरबीन दिया गया है, इंफ्रारेड कैमरा दिया गया है, हेलीकॉप्टर दिया गया और टेलीस्कोप दिया गया है। तो ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा, तो क्वेश्चन का सही ऑप्शन भी हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नए होंगे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।